जय श्री राम दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान और हम एक एक चैप्टर पूरा करते जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारी वीडियोस देखकर बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा होगा, अच्छा एक अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए इससे भी नया कुछ अच्छा प्रयास करते रहेंगे। तो आज हम चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित, रासायनिक समीकरण से संबंधित कि अभिक्रियाएं कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं, कौन से अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ये सभी हम आज जानेंगे। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये चैप्टर यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उसके अंदर तो ये पूरा एक चैप्टर है आपके, जहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। इससे अलावा अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियो है उसे पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक इसका लिंक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को जानने से पहले सबसे पहले यह जानना अनिवार्य है कि जो ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं। तो आप सभी को पता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी यानी कि जब दो पदार्थों के बीच में कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पदार्थ का, किसका, पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। कहां होना? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। जो ये परिवर्तन होगा इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि पदार्थ क्या होता है, जो एक रूप में होता है वहां से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर मैं इसको बात करता हूं किसकी? परिवर्तन की। ध्यान से समझना आप एक एक शब्द को, क्योंकि यहां से अपने कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे बहुत माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं और इस चीज का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर मैं बात करता हूं परिवर्तन की, तो ये परिवर्तन दो प्रकार के आपने पढ़े होंगे। ठीक है, एक तो क्या होता है आपका भौतिक परिवर्तन। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो अब आपके सामने दो नई टर्म आ गई हैं। क्या क्या हैं? एक भौतिक परिवर्तन हो गया और एक हो गया आपके सामने रासायनिक परिवर्तन। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं किसकी? भौतिक परिवर्तन की। देखिए ध्यान से इधर, भौतिक परिवर्तन। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी हम बात करेंगे। ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि किसी पदार्थ के बाहरी रंग रूप में, ठीक है, जैसा वो दिख रहा है, जैसा वो दिख रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी पदार्थ के बाहरी स्वरूप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। कि जैसा वो पदार्थ दिख रहा है परिवर्तन के पश्चात वो अब वैसा नहीं है, तो यही क्या कहलाएगा? उसका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे अगर मैं मानता हूं, समझो इस बात को, कि जैसे कि यहां पर मैंने लिखा H2O, क्या होता है? ये जल होता है या नहीं? आपके सामने, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो जल है, इसकी जो अवस्था की अगर मैं बात करूं तो कौन सी अवस्था में है ये? इस वक्त द्रव अवस्था में है, सभी को पता है। अगर इस द्रव अवस्था में इसको थोड़ी सी ऊष्मा दी जाए, ध्यान से समझना, अगर इसको थोड़ी सी ऊष्मा दी जाए, या मैं ये कह सकता हूं कि इसको क्या किया जाए? गर्म किया जाए, तो गर्म करने पर भी ये क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है।
क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। और ये अवस्था कौन सी आ गई अब इसकी, गैस अवस्था। अवस्था कौन सी हो गई इसकी, गैसीय अवस्था हो गई। ठीक है, लेकिन क्या ये H2O जो यहां हम इसका अणुसूत्र लिख रहे थे, ठीक है, क्या ये यहां पर भी H2O ही कहलाएगा? तो बिल्कुल, यहां पर होता क्या है कि केवल जो पदार्थ है उसके बाहरी स्वरूप में परिवर्तन होता है। कुल मिला के आप यह कह सकते हो कि उसके किसमें, रंग में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ के गंध में परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार के जो भौतिक परिवर्तन हैं ये होंगे। रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और गंध में परिवर्तन हो सकता है। जब किसी पदार्थ में ये परिवर्तन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब एक चीज देखिए कि इस पदार्थ का, यानी कि जो H2O था, ये जल है, जल को हमने गर्म किया, गर्म करके ये क्या बन गया है, वाष्प बन गया है। यानी कि अवस्था कौन सी होगी, गैसीय अवस्था। अगर इस वाष्प को वापस से संघनित किया जाए, यानी कि ठंडा किया जाए इस वाष्प को, एक शब्द आएगा आपके सामने, इस वाष्प का क्या किया जाए, संघनन किया जाए। क्या किया जाए, संघनन। तो संघनन के पश्चात ये वाष्प किस में वापस बदल जाती है, जल में बदल जाती है। यानी आपको एक चीज समझ में आई होगी यहां से कि हमने इस जल को वाष्प में परिवर्तन किया तथा वाष्प से वापस से क्या बन गया है, जल हो गया है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे, आप क्या लिखेंगे इसके बारे में कि जो ये परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, यानी जो भौतिक परिवर्तन है वो अपने आप में कैसा होगा, अस्थायी परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा, अस्थायी परिवर्तन होगा, है या नहीं? क्योंकि देखिए यहां से यहां तक पहुंचा, वापस वाष्प बनी और वाष्प से वापस इसको संघनन के माध्यम से जल में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए कैसा परिवर्तन होगा, ये अस्थायी परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे और इसको कि अगर इसको यानी कि जल को आगे इस तरीके से अगर ठंडा किया जाए, क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, तो इससे क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। बर्फ बनेगी या नहीं, बन जाएगी। यानी कि टेम्परेचर अगर कम किया जाए तो यहां पे बर्फ बनेगी। और ये कौन सी अवस्था होगी इसकी, ठोस अवस्था होगी, सिंपल है। और अगर इस बर्फ को वापस से गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो क्या बन जाएगा, इससे वापस से जल बन जाएगा। तो अब आपके सामने देखिए पूरी प्रक्रिया को समझना कि जो ये जल है वही बर्फ बन रहा है और इसी जल से क्या बन रही है, वाष्प बन रही है। तो क्या कुछ नया पदार्थ बन रहा है क्या, यहां पर नहीं बन रहा ना। यानी इसका अणुसूत्र भी क्या है, H2O है, तो इसका अणुसूत्र भी क्या होगा, H2O होगा। तो इसका अणुसूत्र भी क्या होगा, H2O होगा। क्या इसके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया ना। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आपके सामने देखो क्या क्या हो गया कि भौतिक परिवर्तन में बाहरी परिवर्तन या बाहरी स्वरूप में परिवर्तन होता है, पहला। रंग में, अवस्था में, गंध में इत्यादि में परिवर्तन होता है। आपके सामने दिख रहा है कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट कि जो ये परिवर्तन है वो कैसा है, अस्थायी है। अस्थायी मतलब फिर से इसको अगर यहां से ये उत्पाद में चेंज हुआ है, इसको वापस से बदला जा सकता है। दूसरा, नए पदार्थ का निर्माण यहां पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई है अच्छे से। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले पहले, इसके बाद में देखते हैं हम कि जो भौतिक परिवर्तन है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण हो गए। तो देखो आप, अभी एक उदाहरण तो आपके सामने अभी हो चुका है, क्या, ये जो जल वाला उदाहरण था कि जल का बर्फ में चेंज होना या बर्फ का वापस से जल में चेंज होना या वाष्प में चेंज होना, बदलना। ये कौन सा उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं NH4Cl, इसको कहते हैं नौसादर। क्या कहते हैं, नौसादर। इस नौसादर का जो ऊर्ध्वपातन होता है वो भी कैसी प्रक्रिया है, एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये होता है जो क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। और ठोस अवस्था से सीधे ये किस में चला जाता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है।
ठीक है, नौसाधर का ऊर्ध्वपातन। एक नेक्स्ट, लोहे से चुंबक बनना, यह भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो क्या होगा इसमें कि जो लोहा होता है, लोहे को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर भी, लोहे के अंदर भी किसके गुण, चुंबक के गुण आ जाते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, बचपन में हमने सबने किया है कि जैसे कोई लोहे की कील है, उसको हम बार बार चुंबक से रगड़ते हैं, ठीक है, तो उस लोहे की जो कील होती है, अगर आप उससे किसी दूसरी आलपिन वगैरह को उठाते हैं तो वो आसानी से उठ जाती है। तो इसके जो गुण है वो उसमें भी ट्रांसफर हो रहे हैं। तो क्या लोहे की जो कील है उसका जो रासायनिक सूत्र है या अणु सूत्र है वो बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है, यानी उसके अंदर कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं आया, यानी कि लोहा जो था वैसा ही तो रहा, उसका अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसके अंदर किसका गुण आ गया है, चुंबक का गुण आ गया है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, अब इसमें क्या होगा, देखिए इधर आराम से। रासायनिक परिवर्तन का मतलब हो गया कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुसूत्र में या उसकी जो तत्व हैं उनके अंदर परिवर्तन आए, उनकी संरचना में परिवर्तन आए और एक नए पदार्थ का निर्माण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो समझने की कोशिश करना आप इसे। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा H2 प्लस O2 H2O, क्या लिखा मैंने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, नाम लिखते हैं इसका यहां पर, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है यहां पर, ऑक्सीजन है, और ये क्या है आपका, जल है, यही तो है। अगर मैं इसकी अवस्था की बात करता हूं तो ये कैसी अवस्था है, गैस, जी से डिनोट कर सकते हैं इसे। ये भी कैसी अवस्था है इसकी भी, गैस, लेकिन ये कैसी है, लिक्विड है या नहीं आपके सामने। यानी दो पदार्थों के संयोजन से, दो पदार्थ मिल रहे हैं, देखिए इनके संयोजन से एक नए पदार्थ का निर्माण होना, ये गैस थी, ये भी गैस थी, इन दोनों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके अलावा जैसे मैं बात करता हूं यहां पर आपके सामने कि C प्लस O2 क्या बन गया, CO2, यानी कि कार्बन जो कि अपने आप में ठोस है और ये गैस है, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एक गैस बनती है। यानी दो पदार्थों के जुड़ने से एक नए पदार्थ का निर्माण होना, यानी कि ये जो परिवर्तन हुआ इनकी अवस्थाओं से, तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहला रहा है, रासायनिक परिवर्तन कहला रहा है। क्या इस CO2 को वापस से तोड़कर, ध्यान से सुनना, क्या इस CO2 को वापस से तोड़कर कार्बन और ऑक्सीजन को प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। इसी वजह से क्या लिखेंगे हम इसके लिए कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होंगे ये, स्थायी परिवर्तन होंगे, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इसके अंदर इनके रंग में, इनकी गंध में, इनके साथ साथ इनके रासायनिक संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, आपके सामने है लिखा हुआ, ये ठोस था, ये गैस था और इनसे एक नई चीज बन गई, क्योंकि ये दोनों से मिलने से एक नया ही उत्पाद बना है आपके सामने, ठीक है। दूसरा, इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये कैसे हो गए, स्थायी हो गए। रासायनिक संगठन में भी क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। नेक्स्ट, कि जो इनके रासायनिक गुण हैं, रासायनिक गुणों में भी क्या होगा, गुणों में परिवर्तन। जो इसके गुण थे वो कुछ इसके गुण थे और इन दोनों से अलग ही कुछ नए गुण लेकर ये बनता है, यानी कि इनके गुणों में भी क्या आता है,
परिवर्तन आता है। तो मुख्य पॉइंट क्या क्या हो गए कि ये क्या होगा, स्थायी हो गया, रासायनिक जो संगठन है उसमें भी परिवर्तन आएगा, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आएगा। इसके अलावा नए बंधों का निर्माण, नए बंधों का क्या होगा, निर्माण होगा। जो पदार्थ पहले जिस अवस्था में बंधे हुए थे उनके अलावा कुछ नए बंधों का भी यहां पर निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है यहां पर। यानी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि भाई जहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके परीक्षा में, हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। कि जैसे स्थायी परिवर्तन होगा वो ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है, और आपको इसी में से एक छांटना पड़ेगा। आपके सामने इस तरीके से 4 देगा जो एक कुछ अलग कर देता है, उसमें यही करता है वो। इसी प्रकार से प्रश्न आता है आपका, तो ध्यान देना आराम से कि ये कैसा परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, रासायनिक जो संगठन है उसमें भी परिवर्तन आएगा। इसके अलावा जो रासायनिक गुण हैं इनमें भी परिवर्तन आएगा। नए पदार्थ का निर्माण होता है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है आपके लिए, लोहे पर जंग लगना, इसका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। नेक्स्ट, दूध से दही का बनना, ये क्योंकि कई बार ये उदाहरण आपसे जनरल साइंस में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बार बार यही उदाहरण देता हूं कि यहां आप बोलोगे कि यार ये तो हमको सबको पता है, तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी ही रिवाइज करें क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। ध्यान देना, क्योंकि आपसे कोई इतना डीप नहीं जाएगा कभी भी पेपर में, ऊपर से पूछता है, बिल्कुल सरफेसली पेपर आता है, आप इन्हीं में कंफ्यूज होते हो। तो लोहे पर जंग लगना कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही बनना कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि क्या दही से वापस से दूध बनाया जा सकता है क्या, नहीं बनाया जा सकता, इसी वजह से कैसा परिवर्तन है, ये स्थायी परिवर्तन है। आप एक दूसरी बातों को कोरिलेट किया कीजिए, ठीक है, कि इसका मतलब क्यों दूध से दही का बनना, मतलब दही से वापस दूध नहीं बनेगा, इसलिए कैसा होगा, ये स्थायी परिवर्तन होगा। नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका रासायनिक संगठन अलग है, इसका रासायनिक संगठन अलग है, दोनों में अंतर है। तो समझ में आया आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में, एक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं इसके बाद में, ये तो हो गया आपके सामने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। अब बात करते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उससे पहले रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण से वैसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ना ही लगता है कि कोई पूछा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन के लेवल पे इससे कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। रासायनिक समीकरण एक बार ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब भी किसी पदार्थ के बारे में हम लिखते हैं, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, जहां हम किसी पदार्थ की अभिक्रियाओं के बारे में लिखते हैं, तो हम उनके जो तत्व होते हैं, जो तत्व वहां यूज आ रहे हैं, उन तत्वों को भी उनके प्रतीक के रूप में, किसके रूप में, प्रतीक के रूप में हम लिखते हैं। और उस लिखने की जो एक समीकरण बनेगा, लिखने की जो विधि है, उसी विधि को हमने क्या नाम दिया है, रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने आपके सामने यहां लिखा सोडियम प्लस क्लोराइड क्लोरीन प्लस सोडियम क्लोराइड, इसको मैंने ऐसे लिखा सोडियम प्लस Na+Cl बराबर NaCl। तो ये क्या है, इसको लिखने की जो क्रिया है, इसको लिखने की जो विधि है, या हम इसको जिस तरीके से लिख रहे हैं वो क्या कहला रहा है, इसका रासायनिक समीकरण कहला रहा है। अब यहां से कभी अपने तो क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। क्या क्या बातें, क्योंकि जब हम आगे अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार आप वहां कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए
कि जो अभिक्रिया जब हम लिखते हैं समीकरण, तो उसके मध्य में एक तरफ तो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और इन अभिकारकों की क्रियाविधि के पश्चात जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर है आपके सामने, रिएक्टेंट है और ये उसका प्रोडक्ट है। क्लियर। इन दोनों के मध्य में एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि ये दिशा किस तरफ रहेगी हमेशा, कि यहां से ये दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। तो ये तीर क्या दिखाता है, हमेशा उसकी दिशा को दिखाता है। क्लियर रहेगा। अगर एक ये तीर लगा हुआ है यानी कि जो अभिक्रिया है वो इस दिशा में हो रही है। कई बार कुछ अभिक्रियाओं में कुछ तीर इस तरीके से भी बनाया जाता है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। यह ये बताता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप इसे देखें। इसके अलावा जब भी हम इसको लिखते हैं, जब भी हम इसे लिखते हैं रासायनिक समीकरण को, तो हमेशा जो भी मध्य में कोई उत्प्रेरक या कोई बाहरी जो पदार्थ है वो उपयोग में आता है, उसको कहाँ लिखा जाता है, इस जगह तीर के दोनों तरफ। यहाँ पर जैसे हम कहेंगे कि इनको अगर मान लो कोई अभिक्रिया है जिसमें हमने लिखा कि इसको 373 डिग्री केल्विन, वो 373 केल्विन पर गर्म करने पर, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाता है। जितनी भी बाहरी जो पदार्थ होंगे, ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि कोई अभिक्रिया है, दो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ किसी भी मानते हैं हम, मैंने कहा जिंक की उपस्थिति में, और वो नया पदार्थ बना रहे हैं, तो वो जो जिंक है वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। यानी कि दोनों चीजें जो बाहरी चीजें हैं, कोई तापमान है, कोई दाब है, ठीक है, कोई प्रकाश है, विद्युत है, ये सब कहाँ लिखे जाते हैं, तीर के दोनों ओर लिखे जाते हैं। जैसे आप सभी ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि हम यहाँ ऐसे लिखते हैं CO2 प्लस H2O बराबर C6H12O6 प्लस O2, इस तरीके से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे H बनाते हैं, यानी कि प्रकाश बनाते हैं, क्लोरोफिल लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सह जो होंगे, क्रियाकारक होंगे, कोई अन्य पदार्थ होगा, कोई स्थिति होगी, जैसे कोई ताप है, दाब है, वो सब कहाँ लिखे जाते हैं, यहाँ लिखे जाते हैं। क्लियर रहेगा। इसके अलावा इन अभिकारकों या उत्पादों के जो अवस्था होगी, जैसे कि Na है, सोडियम है, ये कैसा है, सॉलिड है आपके सामने। ये भी कैसा है, ये गैस अवस्था में, तो ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। यानी इनकी जो अवस्थाएं हैं वो इनके नीचे यहाँ लिखी जाती हैं। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। क्लियर है। इसके अलावा इनको संतुलित करना, जो समीकरण है उनको संतुलित करने से रिलेटेड कभी भी अपने कंपटीशन में कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, बाकी आपको कभी वैसे बता दिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है, क्योंकि देखिए आप उतना ही पढ़ें जितना आपके काम का है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में कुछ अभिकारक, कौन, कुछ अभिकारक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्लियर है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है, तो इसको संपूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर रहेगा। और इसको लिखने की जो विधि है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात कर दी है। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होगा, हमेशा निर्माण होगा, कि जो नया पदार्थ बनेगा, कि जब यहाँ पे हम कोई अभिकारक मानते हैं A + B है, तो नया पदार्थ C बनता है। हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं में इस तरीके से नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अलावा जो पुराने बंध हैं, जो यहाँ पे इनके बंध होंगे, वो भी टूटेंगे, टूटकर नए बंधों का निर्माण भी होता है। तो ये सब आप रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज और आपको याद रखनी है
कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो अभिकारकों की जो द्रव्यमान है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, कभी भी इसके अंदर कोई कमी नहीं आती है। समझने की कोशिश करना, मैं यहां से लिखता हूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या लिखा, यहां पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है। मैंने बोला है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके जो द्रव्यमान है, चाहे वो किसका द्रव्यमान हो, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, इसमें कभी कमी नहीं आती है, क्योंकि ये चीज आप पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा समान होता है। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर ये बनाते हैं। इससे पहले वाली क्लास जिसमें हमने परमाणु और अणुओं के बारे में पढ़ा था, उसी में मैंने बताया था आपको एक द्रव्यमान संख्या, ठीक है। जब मैंने ये बताया था आपको कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो संख्या होती है, ध्यान होगा आपको, जिसके बारे में हमने ऐसा लिखा था कि A बराबर Z प्लस N, ठीक है। Z का मतलब क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमने पहले पढ़ लिया है इसके बारे में, यानी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों की जो संख्या है वो उस परमाणु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर है? तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, अपन इस तरीके से लिखते हैं, जो तत्व है इसका क्रमांक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 6 है, और इसका कितना है, 8 है। हम क्या करते हैं कि 6 को कैसे चेंज करते हैं कि जब द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि N प्लस P प्रोटॉन की संख्या ही तो इसका क्या होता है, क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक। तो ये कितना है, 6, तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं इसके अंदर, 6 होते हैं। जस्ट डबल कर लेते हैं, हमेशा कुछ नहीं याद रखना है, आपको इतना याद रखना है, जितना किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक है उसका डबल कर दीजिए, वो उसका क्या हो जाता है, द्रव्यमान। हर केस में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर केस में यही चलता है। जिनमें नहीं होता है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर इसका परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, तो 8 का जस्ट दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 भी कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है। समझना इस बात को, मैंने इसको जस्ट डबल किया, कितना हो गया, 8 और 8 16, और ये भी कितना है, इनटू में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसका योग करता हूं तो कितना आ जाता है, 44 ग्राम। क्लियर? अगर इसकी बात करते हैं हम CO2 की, तो वही C का मतलब 12 और O2 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32, तो ये भी कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। कहना क्या चाह रहा हूं कि जितना द्रव्यमान इस तरफ होता है उतना ही द्रव्यमान यहां होगा। क्लियर रहेगा आपको, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हम किसी भी अभिक्रिया को लिखेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, तो उसके अंदर हम इसको संतुलित भी करते जाएंगे बार बार। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है कि अभिकारक और उत्पादों की संख्या भी समान होती है, पहला पॉइंट। अभिकारक तथा उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो भी क्या होता है, समान होता है, तथा जो नए पदार्थ का निर्माण भी यहाँ पर होता है, नए बंधों का निर्माण भी होता है। अब होता क्या है कि बहुत सी परिस्थितियों के आधार पर जो अभिक्रियाएं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो कई प्रकार की होती हैं, तो उनका एक एक प्रकार हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो सबसे पहली अभिक्रिया आपके सामने क्या आ रही है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, या आप इसको कहते सकते हैं योगात्मक, एडिशन रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। यही तो होता है कि यहां क्या लिख रखा है, संयोजन, या क्या लिख रखा है, योग। योग का मतलब क्या होगा, जोड़। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण
करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया। जैसे इससे पहले अभी मैंने एग्जाम्पल जो लिखा था वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। जैसे यहां मैं लिखता हूं आपके सामने वही C+O2, क्या बना, CO2, यही तो बना। यानी जब दो या दो से अधिक छोटे अणु मिलकर एक नए बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जुड़कर नए अणु का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि A+B बराबर क्या बनेगा, नया C बनेगा। क्लियर रहेगा आपके सामने कि इसके अंदर होता क्या है संयोजन अभिक्रिया में। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। आप अभी के लिए इतना ही ध्यान दें कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसके इस तरफ वाले ये तो क्या है, इसके अभिकारक हैं, और ये जो इधर बना हुआ है ये क्या है, इसका उत्पाद है। यानी अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, यहां पर बराबर होनी चाहिए, ये हमने पहले पढ़ा है। इसके अलावा अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो भी क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। इसके अलावा योगात्मक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, हमेशा होगा या नहीं आपके सामने है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, Mg+O2 बराबर MgO। देखिए आपके सामने Mg+O2 बराबर MgO, यानी कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। जब भी आपको यहाँ O2 इस तरीके से दिखे, आप ये समझ के चलना कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, उसको हम जला रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं कि Mg+O2 बराबर MgO। नियम लगाइए अपना, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर है, क्या Mg कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। O2 यहाँ कितने, O कितने हैं, ऑक्सीजन 1 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1। ये तो समीकरण सही नहीं है। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, यहां से फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं, हम इसको सही करते हैं, संतुलित करते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, समीकरण संतुलित करना। क्या करेंगे, देखिए इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है। इनको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो इसके सामने एक अंक लगाएंगे जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 लगा दूं। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूं तो ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 2 हो गए, और ये ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। लेकिन जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हो गए, अब 2 हो गए, और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैग्नीशियम के भी 2 लगा दूंगा। अब आप देख सकते हैं इसको कि ये समीकरण कैसी है, संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण हो गई। अब देखते हैं कि दो पदार्थों के जुड़ने से एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण होना ही क्या कहला रहा है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। यही तो हो गया, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, दोनों एग्जाम्पल। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप, Na+Cl बराबर NaCl। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ना, देखो बात समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल तो आप जितने चाहो उतने लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी परीक्षा में आएगा वो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। केवल इसका जो बेस है ना वो क्लियर कर लो। बेस क्या है कि जब दो पदार्थ जुड़ते हैं जिससे कि तीसरा एक नया पदार्थ बनता है, जिसके गुण भी क्या होंगे, इनसे अलग होते हैं। गुण में परिवर्तन होगा हमेशा, क्योंकि ये कैसी है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, तो गुण में परिवर्तन होगा ही होगा। तो आपके समझ में आ गई योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली अभिक्रिया। अभिक्रिया का जो नेक्स्ट प्रकार है वो है आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देखिए विस्थापन और द्विविस्थापन दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सबसे अधिक क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन में से। ठीक है, योगात्मक में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन विस्थापन और द्विविस्थापन में से क्वेश्चन आता है। किस प्रकार से बनेगा
अभी बताते हैं आपको। तो बात करते हैं किसकी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कि रिप्लेस हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ध्यान से समझना कि जब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि जब किसी एक अभिकारक के परमाणु या आप ये लिख सकते हो कि परमाणुओं का समूह, कि जब किसी एक अभिकारक के परमाणु अथवा परमाणुओं का जो समूह है वो समूह किसी दूसरे अभिकारक द्वारा, क्या लिखेंगे, किसी दूसरे अभिकारक के परमाणुओं द्वारा क्या कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी कि उसको हटाकर वो खुद का स्थान ले ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझना इसको कि मैंने लिखा यहां पर AB प्लस C, क्या अभिक्रिया बोली मैंने, दो अभिकारक हैं, AB है और एक क्या है, C है। तो जो ये C है, ये जो C है वो क्या करेगा, इस B को विस्थापित कर देगा और यहां पर जो नया उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, AC प्लस B, यानी ये बोलेगा कि भाई तेरी जगह मैं आऊंगा, तू कमजोर है। एक बात बताइए, अब आप छोटी सी बात कि जब इस तरीके से दो अभिकारक हैं, दोनों में अभिक्रिया होगी, ये बोलेगा कि तेरी जगह तो मैं ले लूंगा। एक बात बताओ कि जब ये कमजोर होगा तभी तो ले पाएगा, जब इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग ही कमजोर होगी तभी तो नया जो तीसरा इंसान है वो बीच में आ पाएगा। तो आप ये कह सकते हो, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ का, जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको क्या याद रखना है कि जो अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, अधिक क्रियाशील जो अणु होगा वो कम क्रियाशील को बिल्कुल विस्थापित करेगा, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम, जो पावरफुल है, जो कमजोर है, उसको वहां से आसानी से हटा देगा। तो आपको ये चीज समझ में आई। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं इसके लिए, मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिखा CuSO4 प्लस Zn, क्या लिखा, इससे बना क्या, ZnSO4 प्लस Cu। देखिए CuSO4 का मतलब हो रहा है कॉपर सल्फेट, क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, जिंक है। ये जिंक क्या कर रहा है कि ये जिंक इसको यहां से विस्थापित कर रहा है, कॉपर को, और इसका स्थान ले लेता है खुद, जिससे कि क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग चला जाता है। यानी इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है कि जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि इसकी अधिक क्रियाशीलता है इसलिए इसको आसानी से विस्थापित कर देगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो देखिए ना सीधा कि ये सिंगल था पहले, इसने क्या किया है, यहां से विस्थापित करके इसके साथ दोस्ती कर ली है, तो जो विस्थापित कर रहा है वो तो क्या है, अधिक क्रियाशील है, और जो विस्थापित वहां से हो रहा है, जिसको हटाया जा रहा है, वो पहले से कमजोर है, यानी कि कम क्रियाशील है। तो आपको ये बात समझ में आई, आपने इसको नोट कर लिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो बताता हूं आपको, कि यहां से क्रियाशील जो तत्व है ना, उनकी एक सारणी दी जाती है, और यहां से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। विस्थापित जो अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, वहां पर यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। तो आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम आएगा पहले, फिर सोडियम आएगा। आपको ये क्रम जैसे मैं लिख रहा हूं ना, इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। देखिए एक एक, पोटेशियम, फिर सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में जिंक, फिर आएगा आपका फेरस, फेरस के बाद में क्या आएगा आपका लेड।
किस तरीके से, जिंक फेरस लेड, ये हो गई यहां तक। फिर इसके बाद में क्या आएगा आपका हाइड्रोजन, इसको इस तरीके से अलग रखेंगे। फिर लिखेंगे हम कॉपर Hg, फिर लिखेंगे Ag और फिर लिखेंगे हम Au। इस तरीके से आपको ये क्रम याद रखना है। यहां पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इसको लिखेंगे क्रियाशीलता का घटता क्रम। कैसा क्रम, घटता क्रम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्रियाशीलता का क्रम घटेगा। या आप एक से भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जब भी जाएंगे तो ये तत्व क्या है, अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जब भी जाएंगे तो ये तत्व क्या है, कम क्रियाशील होते हैं। और हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था आपके सामने, CuSO4 प्लस Zn बराबर ZnSO4 प्लस Cu। तो आप देखिए इसके अंदर क्रम, Zn कहाँ है, यहाँ है आपके सामने है देखिए, और Zn के बाद में Cu कहाँ है, यहाँ है। तो अधिक क्रियाशील कौन है, यहाँ पर जिंक है, और कम क्रियाशील कौन है, कॉपर है। तो आपको पता है कि Zn इसको प्रतिस्थापित करेगा या नहीं करेगा। अब आप ये बोलेंगे कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आता है। पेपर में क्या करेगा कि पेपर में वो क्वेश्चन देता है इस तरीके से, आपके सामने समीकरण दिया, क्या यह, मान लीजिए इसको समीकरण को उसने ऐसा किया, आपके सामने उसने समीकरण बनाया ZnSO4 प्लस Cu बराबर CuSO4 प्लस Zn। क्या यह, ऐसे पूछेगा, क्या यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, या यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऐसा कुछ पूछेगा। तो क्या यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है या नहीं, तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि यार एक Cu है वो इसको प्रतिस्थापित कर रहा है, इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग तो कर रहा है, लेकिन इस क्रम के अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं तो क्या ये कॉपर है वो इसको प्रतिस्थापित कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम है, तो यह उदाहरण उसका नहीं है। तो आपको आंसर में जैसे यह नहीं है इस तरीके से। या वो बोलेगा निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, 4 अभिक्रियाएं देगा, उनमें से किसी अभिक्रिया को ऐसा उल्टा कर देगा। तो आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, क्लियर रहेगा। तो ये हुई आपके सामने विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा, देखिए, एक तो कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नए पदार्थ का निर्माण होगा, बिल्कुल होगा, आपके सामने अभी दिखाया मैंने, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे नए बंधों का निर्माण होता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने वो अभिक्रिया लिखी थी उसके अंदर जो जिंक है वो सल्फेट के साथ एक नया बंध बनाता है, जबकि पहले कॉपर सल्फेट के साथ नया बंध बना रखा था। तो नए बंधों का भी निर्माण होता है, तो रासायनिक गुणों में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। एक स्क्रीनशॉट आप पहले इसका ले लीजिए और इसको तो याद करना है आपको। अगर इनका नाम आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये क्या है, पोटेशियम है। क्या है ये, पोटेशियम। ये क्या है, सोडियम है। ये क्या है, कैल्शियम। ये है मैग्नीशियम। ये है जिंक। ये है फेरस या आयरन, इसको फेरस या आयरन बोलते हैं। यह होता है लेड। ये हाइड्रोजन है। ये कॉपर है। Hg जिसको हम पारा कहते हैं, ठीक है। Ag जो आपके सिल्वर कहते हैं इसको। Au जो आपका गोल्ड होता है। इनमें से जो जो कंफ्यूजन कर सकते हैं, एक तो ये, इसको क्या कहेंगे हम, पोटेशियम। ये सोडियम सब जानते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस। फेरस को आप आयरन भी बोल सकते हैं, आयरन। या ये, इसको कहते हैं हम लेड। ये हाइड्रोजन है, कॉपर है। Hg को हम क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। Ag है जो क्या होगा आपका सिल्वर, और ये होगा आपका गोल्ड या सोना, Au। तो सबसे कम सक्रिय धातु अगर कोई है तो वो कौन है, गोल्ड। और इसी वजह से प्रकृति की एकमात्र धातु है गोल्ड, जो कि स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है। इसका कोई अयस्क जल्दी से नहीं मिलता, ये स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ध्यान रखना इस बात को भी। तो सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम, सबसे कम सक्रिय गोल्ड। स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्रिया की बात करते हैं। जैसा हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, वैसा ही हम क्या पढ़ेंगे अब, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को क्या कर रहा था, प्रतिस्थापित कर रहा था।
क्लियर था कि अभी जब हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी उसके अंदर हमने क्या लिखा था, AB प्लस सी बराबर AC प्लस बी। क्लियर था। अब हम बात करेंगे किसकी, द्विविस्थापन की। द्विविस्थापन, देखिए ध्यान से समझना इसको भी, दोनों में क्या फर्क है वो भी बताऊंगा, कहां पे कंफ्यूजन होता है वो। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जो होंगे अभिक्रिया करेंगे, उसके बाद में इनके जो अभिकारकों के परमाणु हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। यानी कि जो A और B हैं और यहां पर C और D हैं, तो होगा क्या कि जो ये बनेगा यहां पर, ये D तो इसके साथ इसको प्रतिस्थापित कर देगा, क्लियर, और ये किसको प्रतिस्थापित कर देगा, इसको। कैसे, देखो, अब देखो समझना इस चीज को। यहां पर बनेगा क्या, AD प्लस CB, यानी जो ये D है उसने किसको प्रतिस्थापित कर दिया, B को, और B किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ। ये आपस में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस वजह से एक नए पदार्थ का, नए उत्पादों का निर्माण होता है। दोनों में फर्क है। देखिए विस्थापन में क्या होता है कि केवल एक तत्व पर उसको प्रतिस्थापित करता है, इसके अंदर दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं तो मैंने लिखा CuSO4 प्लस NaOH, द्विविस्थापन हुआ तो देखिए जो Cu है वो तो किससे जाकर जुड़ जाएगा, OH से, और Na किससे जुड़ जाएगा, इससे। तो पदार्थ क्या बनेगा आपके सामने, CaOH2 प्लस Na2SO4। देखिए इसको हमने बोला कॉपर सल्फेट, नाम लिख देता हूं आपके सामने। ये तो क्या है आपके सामने, कॉपर सल्फेट। ये आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम, सॉरी Cu, कॉपर, Cu था ना यहां पर, इसलिए Cu, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से देखिए, आप ध्यान से समझना इस बात को कि जो सोडियम है उसने किसको प्रतिस्थापित कर दिया है, मतलब यहां पर सोडियम तो इससे जुड़ गया है जाकर, और कॉपर किससे जुड़ गया है, इससे जाकर जुड़ गया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे जब इसमें पूछा जाए कि कौन किसे प्रतिस्थापित कर रहा है, तो आप ध्यान से देखना इसको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि यहां पर अभिक्रिया में जो SO4-2, देखिए SO4 है, अगर मैं इसको Cu से अलग करता हूं तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है -2। इसके बारे में आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, इतना डीप कोई नहीं जाना है आपको। SO4-2 होता है, ये किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, यहां पर OH को, OH- को प्रतिस्थापित कर रहा है। यहां पे कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, कौन किसे प्रतिस्थापित कर रहा है इस अभिक्रिया में। तो कौन किसे भी प्रतिस्थापित कर रहा है, SO4 किसे प्रतिस्थापित कर रहा है, OH- को, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया मेन, उसके अंदर किसी एक पदार्थ के द्वारा, यानी एक तत्व के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहां पर क्या होता है कि दोनों आपस में, दोनों अभिकारक आपस में एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं और एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। बाकी वही चीजें हैं, नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए बंधों का निर्माण होगा, इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा, वो सारी चीजें बिल्कुल सेम चलती रहती है। अगर एक एग्जांपल और लिखूं मैं आपके सामने, यहां पर यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। एग्जांपल है आपके सामने कि AgNO3 प्लस KCl, क्या बनेगा आप खुद बताइए एक बार कि क्या बनेगा। देखो Ag है और यहां पर KCl है, तो ये Ag किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, और K किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो बनेगा क्या,
AgCl प्लस KNO3 आपके सामने है, क्या बनेगा AgCl और KNO3। इस प्रकार की जब भी आपको कहीं अभिक्रिया मिलती है, परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कि ये अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, तो आपको क्या लिखना है, सीधा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो आपको समझ में आई विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपघटनीय अभिक्रियाओं के बारे में। तो आपको ये दोनों समझ में आ गई हैं, हमने योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं, हमने विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट है अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटन से आपको सीधा सीधा अंदाजा हो रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। अभिक्रिया का नाम है अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रियाएं, देखिए अपघटन का मतलब होगा किसी चीज को टूटना, सिंपल सा है। तो आप ये कह सकते हो कि किसी पदार्थ का, कि कोई एक पदार्थ का या एक अणु का टूटकर अपघटन से, अपघटन द्वारा, या क्या लिख सकते हो, टूटकर दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में टूटना, दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। कि जब किसी एक अणु का या एक पदार्थ का टूटकर दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। यानी आप ये लिख सकते हैं कि जब कोई AB है, बड़ा पदार्थ है, ये टूटकर किस में चेंज हो जाता है, A प्लस B में। क्लियर है आपके सामने कि जब कोई एक बड़ा अणु टूटकर दो छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन कहेंगे। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात कि जब ऐसी अभिक्रिया होगी तो उससे जो उत्पाद है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो अभिकारक है, इधर तो कौन है, अभिकारक है, और इधर कौन है, उत्पाद है। अभिकारकों का जो अणुभार है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो उत्पाद के जो प्रत्येक अणु हैं इनका जो अणुभार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये टूट रहा है, उसमें कमी आ रही है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि ये दोनों जुड़कर भी इससे ज़्यादा नहीं होंगे, नहीं, दोनों जुड़कर इसके बराबर होंगे, लेकिन अगर सेपरेटली मैं बात करता हूँ, अलग अलग बात करता हूँ, तो इनके अणुभार में क्या आती है, कमी आती है। दूसरी बात हो गई। तीसरा, नए बंध, जो पुराने बंध हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और नए बंधों का यहाँ भी निर्माण होता है। तो आपके सामने तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपको कि पहला पॉइंट कि किसी बड़े अणु के द्वारा छोटे अणुओं का निर्माण होता है, क्लियर है, कि जो अपघटन कहलाएगा या टूटकर छोटे अणुओं में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरा कि जो ये हैं इनके अंदर अणुभार में क्या होती है, कमी आती है, क्योंकि कमी कैसे होगी कि जो अभिकारक है उनका अणुभार क्या होता है, ज्यादा होता है, अभिकारक अपने आप में एक है। इसके अलावा जो उत्पाद है उनके अणुभार में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, अब एक बात बताइए आप कि जब किसी एक पदार्थ को तोड़ना है, मेरे को किसी एक पदार्थ का, किसी एक अणु को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या होंगे कि मैं या तो इसको क्या करूं, ताप दूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं या घटाऊं, ठीक है, या मैं इस पर कोई दाब डालूं, क्लियर, या हो सकता है मैं इस पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित करूं, या हो सकता है कि मैं इस पर कोई प्रकाश डालूं। ये कुछ ऐसी जरूरत है कि यानी कि ऐसे जो कारक हैं जिनके कारण अभिघटनीय अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, कि अगर अभिक्रिया में ताप, दाब, विद्युत और प्रकाश इस प्रकार के भौतिक कारक भाग लेंगे तो यह अभिक्रिया हो सकती है। क्योंकि अगर पदार्थ अपने आप रखा हुआ है तो रखा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उस पर मान लीजिए ताप बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, या दाब बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, या विद्युत या प्रकाश, इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण ही ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, एक एक की बात करता हूं इनमें से, तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत की, कि जो कारक है इसमें सबसे पहला कारक है विद्युत। तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, इसको मैं क्या लिख दूंगा, विद्युत
अपघटनीय अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत की उपस्थिति में कोई पदार्थ अपने जो उत्पाद बनेगा यानी छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H2O लिखा, H2O को अगर मैं विद्युत धारा देता हूं तो ये H2 और O2 में टूट जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्या देता हूं, विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो यहाँ पर किस में टूट जाता है, ये इनमें टूट जाता है। समीकरण को संतुलित करें, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पर कितना है 1, बराबर करने के लिए 2 लगाऊंगा। अगर 2 लगाता हूं तो ये कितने हो जाते हैं 4, इनको 4 करने के लिए मैं यहाँ भी 2 लगा दूंगा। संतुलित हो गई आपके सामने। संतुलित करना आपको समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर किसी भी अभिकारक को इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसमें, तो वो क्या होगा, 2 छोटे पदार्थों में टूट जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं NaCl, NaCl में क्या प्रवाहित हुई, विद्युत, किसमें टूटा, Na और Cl, इसी में टूटेगा ना। देखिए लेकिन अब एक बात बताओ कि ठोस है NaCl, तो इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें मैं हमेशा लिखेंगे आप क्या, AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। क्या होता है, जलीय विलयन, यानी कि जल में अगर मैं NaCl को घोल दूं, नमक को जल में मैं घोल दूं, उसका क्या बना लूं, जलीय विलयन बना लूं, तो उसके बाद में जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अपघटन हो जाता है और वो सोडियम तथा क्लोराइड में टूट जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपको, क्या, कि जब मैं यहां बार बार कह रहा हूं विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन, तो क्या है ये, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिछले क्लास में मैंने आपको दोनों बातें बताई थी, एक तो होती है एनोड और एक होता है क्या आपके सामने, कैथोड। पढ़ाया था आपको। एनोड के बारे में मैंने बताया था कि ए को अपन ऐसे लिखते हैं, ए एनोड ऐसे लिखेंगे तो ए के सामने देखिए प्लस बन रहा है, बनता है ना, इसलिए एनोड कैसी होती है, धनात्मक होती है। और जो कैथोड है वो कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक। क्लियर है। तो जो ऋण विद्युत तत्व होंगे वो एनोड पर भी पाए जाएंगे, जो धन विद्युत तत्व होंगे वो किस पर पाए जाएंगे, कैथोड पर पाए जाएंगे, क्योंकि विपरीत ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और हमारी पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्लियर रहेगा। तो यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनोड और कैथोड पर अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं। जब ये अपघटन होगा तो एनोड और कैथोड पर अलग अलग प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो आपके समझ में आया विद्युत अपघटनीय, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो वो होगी आपकी ऊष्मा या ताप अपघटन। ताप अपघटन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी अभिक्रिया में या किसी अभिकारक को क्या दिया जाए, ताप दिया जाए या उसमें ताप की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसका अपघटन हो जाता है, वो छोटे भागों में टूट जाता है। ताप अपघटन अभिक्रिया होगा क्या, देखिए इधर कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपके सामने। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ताप दिया जाए, और मैंने अभी आपको समीकरण संतुलन में बताया था कि जो भी ताप दाब या कोई भी ऐसी चीज होंगी उसको अपन यहां लिखते हैं तीर के ऊपर या नीचे। इसको क्या लिख सकते हैं कि गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, और इसको इस डेल्टा के चिन्ह से लिखते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं हम, डेल्टा कहते हैं, डेल, ठीक है। गर्म करने पर ये किस में टूटता है, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी। क्लियर है आपके सामने कि जब भी किसी इस तरह के पदार्थ को जो कि ताप देने पर क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, छोटे अणुओं में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ताप अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि इसके लिए कितना ताप चाहिए, तो 473 केल्विन ताप चाहिए। कितना चाहिए, 473 केल्विन अगर ताप यहां दिया जाता है तो उससे ये 2 पदार्थों में
टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ताप अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा एक होती है आपके सामने जिसे आप कहते हैं प्रकाश अपघटनीय। क्या कहेंगे हम? प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होगा कि जो प्रकाश पड़ेगा उन पदार्थों पर, उसी से वो क्या करेंगे? ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसी से उनको ऊर्जा प्राप्त होगी और ऊर्जा के द्वारा उनका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं HBr किसमें टूटा? H2 प्लस Br2। जो HBr है वो किसमें टूट जाता है? H2 और Br2 में। किसकी उपस्थिति में? Hnu यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ये जो HBr है, ठीक है, वो किसमें टूट जाता है? ब्रोमीन तथा हाइड्रोजन में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इस टॉपिक में जो हम आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर से इंपॉर्टेंट अभी तक क्या था? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्लियर रहेगा। दूसरा, चाहे वो कोई भी पेपर हो, हर पेपर में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी होती है। 99% क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। क्लियर रहेगा आपको। दूसरा, जो हमने पढ़ा था विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, क्योंकि वहां से क्या है, जो क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में आगे कहाँ बनता है वो भी हम बताते रहेंगे आपको। उससे पहले नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो वो आती है अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। देखिए ये दो वर्ड और आएंगे आपके सामने, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ध्यान से समझना इनको भी। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल तथा इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, कि ऐसी अभिक्रियाएं, कौन सी? ऐसी अभिक्रियाएं जो कि दोनों दिशाओं में चलती हैं, एक साथ चलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मैं लिखूं A प्लस B C प्लस D। देखिए ये क्या है? इसके अभिकारक हैं, ठीक है। ये क्या है? इसके उत्पाद हैं, ये आपको सभी को पता है। जब इन दोनों अभिकारकों में अभिक्रिया होती है तो इससे क्या बन रहा है? C प्लस डी बन रहा है। लेकिन जब ये C प्लस डी एक साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं तो जब इनकी संख्या में वृद्धि होती जाएगी, उसी समय पर ये C प्लस डी दोनों भी जुड़कर क्या बनते रहेंगे? हमेशा क्या बनाते रहेंगे? ये बनाते रहेंगे। देखिए समझना इस बात को, एक ही समय में ये मिलकर क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं, तथा ये मिलकर क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं। आपस में इनका इंटरचेंज होता जा रहा है। तो जब इस तरफ से यहां से इनका निर्माण होता है, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अग्र अभिक्रिया। और जो वापस से उत्पाद से इसका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया। समझना इसको ध्यान से, क्या कहेंगे इसको? तो हम कहेंगे अग्र अभिक्रिया और इसको कहेंगे हम प्रतीप अभिक्रिया। वापस से इसका निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से वापस से अभिकारक बन रहा है, तो क्या यह अभिक्रिया कभी पूर्ण होगी? तो आप ये लिख सकते हैं, ये क्या होती है? यह अपूर्ण अभिक्रियाएं होती है। सॉरी, ऐसे लिख सकते हो कि कभी पूर्ण नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि जितने अभिकारक टूटकर उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं उतने ही उत्पाद टूटकर फिर से अभिकारक बना रहे हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसमें हम बात करेंगे। अब देखिए इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं। कौन कौन सी हो रही हैं वो देख लो, कि A प्लस बी मिलकर तो क्या बना रहा है? C प्लस डी। एक अभिक्रिया चल रही है इसके अंदर, यहां पर देखना। इसके अलावा एक अभिक्रिया क्या चल रही है? C प्लस डी मिलकर क्या बना रहा है? A प्लस बी। यही तो चल रही है। A प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है? C प्लस डी। और C प्लस डी मिलकर क्या बना रहा है? A प्लस बी बना रहा है। तो इसके अंदर दो प्रकार की अभिक्रियाएं चल रही हैं एक ही समय में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी, कि एक ही समय में ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं।
दूसरा पॉइंट हम याद रखते हैं कि ये क्रिया पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि एक ही समय में उत्पाद और ये अभिकारक आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर कि जो ये अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसमें कोई भी पदार्थ बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी ये क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, बंद पात्र में होनी चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्योंकि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उन अभिक्रियाओं के पश्चात उनसे निकलने वाली जो गैस है अगर वो बाहरी माध्यम में चली जाएगी तो फिर वो अभिक्रिया संपूर्ण ही नहीं हो पाएगी, वो तो रुक जाएगी ना उस जगह, क्योंकि वो उत्पाद वहां से निकल के बाहर चला गया है, तो वो नहीं हो पाएगी। उसको भी हम देखेंगे अभी। इसके बाद इसके अलावा हम देखते हैं तो ये कैसी होगी, दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया होती है। आपके सामने है, ये अग्र दिशा में भी चल रही है और प्रतीप दिशा में भी चल रही है, तो ये कैसी होगी, दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया होगी। इसके अलावा एक एग्जांपल की जैसे हम बात करते हैं तो एग्जांपल आपके सामने है N2 प्लस H2 बराबर NH3, ठीक है। इसको संतुलित करते हैं इस समीकरण को, तो देखिए यहां पर N कितने हैं, 2 हैं, यहां पर कितना है, 1 है, मैंने यहां पर 2 लगाया। क्लियर, जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो N तो संतुलित हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो ये 2 है और यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 लगा दूंगा। अब आपके सामने अभिक्रिया है, ये एक रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है कि जब NH3 का निर्माण होता है उसी वक्त ये NH3 बार बार टूटकर किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज होती रहती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको जब रक्त पढ़ा रहा था, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप एक बार इसका। तो जब मैंने आपको क्या पढ़ा रहा था, आपको रक्त के बारे में बताया था, उसमें हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। याद होगा आप सभी को कि हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में श्वसन वर्णक होता है जो कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो उसी वक्त मैंने बताया था कि आपको जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को भी लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर जाता है, शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है ये भी एक अपने आप में कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी होती है, क्योंकि आपके 2 पॉइंट यहां से कवर होते हैं। कौन से, एक बायोलॉजी वाला पॉइंट जो कि हम रक्त वाले में पढ़ते हैं, वो पॉइंट भी कवर हो रहा है क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरा ये केमिस्ट्री का पॉइंट, यानी कि जो अभिक्रियाएं उनके प्रकार वाला जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें आप उन्हें हमेशा इंपॉर्टेंट लिख के रख लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, हीमोग्लोबिन के द्वारा जो O2 का तथा CO2 का, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो भी अपने आप में कैसी अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय, इररिवर्सिबल, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो कि केवल एक दिशा में चलती है। किधर चलती है जी, हमेशा एक ही दिशा में। हमेशा कहां चलती है, एक दिशा में चलती है। यानी एक बार अगर उत्पाद का निर्माण हो गया, यानी एक बार अगर किसी अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो गया, वापस से इस उत्पाद को अभिकारक में चेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर रहेगा आपको कि हमेशा जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होंगी वो एक ही दिशा में संपन्न होती है, और एक बार अगर अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो जाता है तो दोबारा उस उत्पाद को अभिकारक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कह दूं C+O2, इससे क्या बना, CO2, यानी कि कार्बन का जब दहन होता है, क्या है ये अभिक्रिया, आप ये लिख सकते हो इसमें कि ये है कार्बन का दहन या कोयले का दहन, ये भी कह सकते हैं हम कि जब कार्बन का दहन होगा उससे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से कार्बन और ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये कैसी अभिक्रिया होगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। तो आपको इतना ही याद रखना है इसमें कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया
कौन सी होती है, और इनके एग्जाम्पल आपको एक एक सभी के याद रखने हैं। इसके अलावा अगर एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि CH4 क्या है ये बताएं फटाफट। अगर मैं इसका दहन करता हूं, CH4 का अगर मैं क्या करता हूं, दहन करता हूं, तो उससे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा, CH4 का अगर दहन किया जाए तो क्या बन रहा है यहाँ पर, CH4 क्या है आपके सामने, आपने तो बताया नहीं, मेथेन। तो मेथेन का जब दहन होगा तो दहन के दौरान क्या बनता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, और ये भी एक इरिवर्सिबल या कि कैसी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक ही दिशा में चलने वाली अभिक्रिया है। तो आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने जो परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है वो कंप्लीट किए। इसके अलावा जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, अपघटनीय, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम इसके आगे का जो चैप्टर है जिसके अंदर ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरक ये सब है वो लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक हमारे साथ बने रहें। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।